नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। बात करने जा रहे हैं हम भारत बायोटेक द्वारा विकसित एक वैक्सीन की, जो भारत में ही विकसित हुई है, भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। और चूंकि भारत में विकसित हुई है और भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की है, तो वामपंथियों के अलग अलग जगहों पे दर्द होना शुरू हो गया। इसके लिए आपको तब याद आएगा कि इसके लिए कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आए। उसके बाद भारत बायोटेक के जो एमडी हैं उन्होंने आके इस पे अपने तरफ से अलग अलग बातें, तथ्य जो है सामने रखे। उसके बाद आईसीएमआर के एक वायरोलॉजिस्ट जो हैं, भारत के अग्रणी वायरोलॉजिस्ट में से एक हैं, जो पहले उसका एक विभाग के हेड भी रह चुके हैं, वायरोलॉजी विभाग के। उन्होंने आके इस पे जो है एक बिजनेस स्टैंडर्ड में एक इंटरव्यू दिया है, उसकी भी हम बात करेंगे। और कैसे एक सुसंगठित तरीके से एक कैंपेन चला है भारत बायोटेक को सिर्फ इसलिए डिस्क्रेडिट करने का कि आखिर भारत में एक वैक्सीन कैसे बन जाती है। फिर हम इस पे भी बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल जो होता है, एक माफिया ग्रुप इनका बना हुआ रहता है, वो कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में आपस में जो मारामारी होती है एक दूसरे का। क्योंकि ये वैक्सीन जब अगर विकसित हो चुका है और ये पूरी तरह से, अभी तो इमरजेंसी और रेस्ट्रिक्टेड तरीके से उसे जो है परमिशन मिला है इमरजेंसी यूज के लिए और रेस्ट्रिक्टेड तरीके से, तो अगर ये पूरा वाइड पूरे आम जन के लिए ये बाहर आ जाएगी, तो उससे कैसे उन कंपनियों के धंधे पे नुकसान हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं और जिन्होंने इसमें काफ़ी कुछ पैसा लगाया हुआ है। तो इन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे, एक एक करके करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि वामपंथी, मूलतः वामपंथियों ने कैसे अलग अलग मीडिया हाउसेज ने एक नॉन डिस्क्रिप्ट कोई एनजीओ के नेटवर्क का एक स्वतंत्र संस्था है, उसकी बातों को लेके अपना एजेंडा पुश करने की कोशिश की। उसमें फिर अखिलेश यादव आ जाते हैं, थरूर आ जाते हैं, जयराम रमेश आ जाते हैं, और फिर एक जो वैक्सीन्स को लेके समाज में मिस इन्फॉर्मेशन का एक कैंपेन चलाना है वो चलता है। और बाद में भारत बायोटेक के एमडी को सामने आना पड़ता है इस पे सफाई देने के लिए कि किस तरह का एक गलत जो है भ्रम की स्थिति जो है जानबूझकर फैलाई जा रही है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वैक्सीन की आवश्यकता क्यों है। वैक्सीन की आवश्यकता इसलिए है कि वैक्सीन एक लगातार रिसर्च के बाद बनता है। जिस वायरस से, जैसे कोरोना वायरस अभी है, तो उसके ऊपर लगातार शोध होते हैं और उसके बाद उस पर परीक्षण होते होते फिर वायरस के स्ट्रेन्स होते हैं, अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं, उसका म्यूटेशन होता है। इन सब को लेकर के लगातार वैज्ञानिक परीक्षण होते रहते हैं, लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है। उसके बाद जब कुछ रिजल्ट्स आते हैं तब वैक्सीन को जो है एक चरण की स्वीकार्यता मिलती है और उसके बाद वो अगले फेज में जाते हैं कि क्या ह्यूमन के लिए सेफ़ है तो कितना सेफ़ है, इस तरह से होता है। तो कोरोना को रोकने के लिए एक तो है कि अभी तक जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है कि 14 दिन आपको हॉस्पिटल में क्वारंटाइन होकर रहिए, फिर अलग अलग तरह के डोजेज दिए जाते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें काफ़ी लोग मरे भी हैं पूरे संसार में, मतलब लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें से अधिकतर लोग वैसे हैं जिनको पहले से कोई कंडीशन था और उसके बाद जो है उनको कोरोना भी हो जाता है, तो वो कंडीशन भी एग्रवेट हो जाता है। इस तरह की बातें दिखी गई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसको कोई पहले बीमारी नहीं थी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी, कोरोना होता है, उस संक्रमण के कारण जो है उनकी मृत्यु होती है। तो वैक्सीन जो आता है उसको रोक देता है। वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और वैक्सीन जो है उस वायरस को ख़त्म करता है और उसके इफेक्ट को कम करता है या बिल्कुल ही नकार देगा। इसलिए वैक्सीन की आवश्यकता पड़ती है। कोरोना पे भारत ने जिस तरह से काम किया उस पर भी एक हम तुरंत संक्षेप में हमें देखने की आवश्यकता है। भले ही वामपंथियों ने लगातार कहा है कि भारत एक फेलियर रहा है, लेकिन भारत दुनिया के सफलतम देशों में है जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद एक सही और समग्र तरीके से इस पूरी महामारी को, जिसे पूरा विश्व झेल रहा है, अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही हैं। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे शायद, उन्होंने कहा कि हम ब्रोक हो चुके हैं, हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं, इस तरह की चीज़ें हुई। उसमें भारत ने फरवरी के महीने से ही, जनवरी 31 या 30 को शायद पहला भारत में वहाँ से 2 स्टूडेंट लौटे थे, तो उन्हें कोरोना संक्रमण था और वहाँ से भारत ने एयरपोर्ट पे स्कैनिंग शुरू कर दी। इस पे याद होगा आपको शायद कि केविन पीटरसन उस वक्त आए हुए थे इंग्लैंड से भारत में, और उन्होंने कहा कि जब वो भारत के एयरपोर्ट पे जिस तरह की सिक्योरिटी उनको देखी कोरोना के लेके, कैसे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं,
और वो जब अपने देश के हीथ्रो एयरपोर्ट पे या किसी भी और एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ उन्होंने जब देखना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड वाज नॉट सीरियस अबाउट इट। और इंडिया में जबकि केसेस बहुत ही कम थे, भारत काफ़ी सीरियस था और वहाँ से चेक करना शुरू करता है। तो भारत ने एयरपोर्ट पे थर्मल स्कैनिंग शुरू कर दी। उसके बाद जो भी विदेश से आ रहे थे, फ़्लाइट सस्पेंड की जाती है। विदेश से जो भी लोग आ रहे हैं उनके घरों तक सरकारी संस्थाओं, चाहे पुलिस हो, नगर निगम के लोग हैं, जो भी हैं, उनके घर पे पोस्टर चिपका रहे हैं कि मैं जो है विदेश से आया हूँ, मैं क्वारंटाइन में हूँ। उन्हें बुलाया जा रहा है कि आप होम क्वारंटाइन रहना चाहते हैं या जो भी फैसिलिटीज़ है वो करके। उसके बाद फिर आपको जनता कर्फ्यू आता है, उसके बाद लॉकडाउन आता है, लॉकडाउन 2 आता है। उसके बाद फेज़ वाइज जो है ये देखा जाता है किस डिस्ट्रिक्ट में फैल रहा है, कहाँ पे ज़्यादा फैल रहा है, कहाँ पे कंट्रोल हो गया है, उस कंट्रोल्ड वे में कैसे हम जो है छूट दे सकते हैं लोगों को घूमने फिरने की। उसके बाद 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन उपलब्ध करवाया गया, जो कि एक रिमार्केबल बात है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भारत की जो ये खास करके स्कीम रही है गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उनके लिए रिमार्केबल काम किया है मोदी सरकार ने, वो होता है। उसके बाद श्रमिकों को लेकर किस तरह से पूरे देश में एक आप कह सकते हैं क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया। ये वामपंथी मीडिया वालों ने कि श्रमिक मर रहे हैं, कोई कहीं नहीं मर रहा था। भूख से मरने की एक भी खबर नहीं आई, कोरोना के कारण कोई भूख से मर गया हो। आरएसएस के सेवा भारती जैसे संस्थान थे, लगातार कर रहे थे, और बाकी भी अक्षय पात्र हो गया, बाकी एनजीओज हैं, वो लगातार कर रहे थे। लोग अपने स्तर पे इसमें काम कर रहे थे और उन्होंने भी जो कंटेन करने में मदद की। उसके बाद फिर आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आता है कि इकॉनमी पे उस तरह का झटका जो है वो ना लगे और लोग पैसे लेकर उसे खा न जाए, बल्कि पैसे लेकर पैसा बनाए। वो जो मछली मारने और मछली मारना सिखाने वाली जो नैतिक शिक्षा दी जाती है वो वाली बात होती है। और उसके बाद धीरे धीरे भारत में जो है लगातार वैज्ञानिक इधर काम करते रहे और भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तबलीगी वाला जो आता है एक बहुत बड़ा स्पाइक, जब भारत का कर्व जो है शायद फ्लैट हो जाता, उस समय तबलीगी जमात के लोगों ने जो नौटंकियाँ की हैं वो किसी से छुपा नहीं है। वामपंथी चाहे इसे जितना भी नकार लें, लेकिन तबलीगी जमात के लोग सुपर स्प्रेडर्स थे और दिल्ली से निकल के उन 3000 लोगों ने पूरे भारत में जो ये वायरस फैलाया है कोरोना, उसके लिए उन्हें कोई माफ़ नहीं करेगा और उसके लिए उन्हें हमेशा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उनकी जवाबदेही इस पर बनती है, क्योंकि मौलाना साहब जो है बोल रहा था कि डॉक्टर क्या कर लेगा मस्जिदों में को आबाद करने का। जब पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग बोल रही थी तो मौलाना साहब बोल रहा था कि मस्जिदों को आबाद करने का वक्त आ गया है। उसके बाद धीरे धीरे जो है हर राज्य ने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। शुरू में एक केरल मॉडल आया था जो अभी बुरी तरह से फेल हो चुका है, दिल्ली कंटेन नहीं कर पाई। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे बहुत बड़े हॉटबेड्स थे, तमिलनाडु में चेन्नई बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रहा था। बाकी लोग जो शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा जहाँ पे हो रहा था, क्योंकि कैपेसिटी हमारे पास नहीं थी, और उसके बाद भी इन लोगों ने लगातार काम करके उसे कंटेन किया। इसमें ख़ास करके योगी जी की सराहना करनी होगी। और इनफैक्ट बिहार में भी इन दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा अनुशासनहीन लोग पाए जाते हैं। मेरा तो गृह राज्य है, इसलिए मैं जानता हूँ। मैं अभी ही दिवाली में अपने घर गया था तो बेगूसराय के पूरे मेन मार्केट में 10,000 लोग टहल रहे होंगे धनतेरस की संध्या पे, और एक भी आदमी ने मास्क नहीं लगाया था। और उस डिस्ट्रिक्ट से दिन में 1 या 2 पूरे डिस्ट्रिक्ट से कोरोना पॉजिटिव जा रहे थे। मेरे गांव में कभी किसी को हुआ नहीं। तो या तो वहाँ के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, या फिर वो केयर नहीं करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो भी है। ऐसी अराजकतावादी जनसंख्या के बावजूद और श्रमिकों की क्राइसिस जो क्रिएट की गई, और सबसे ज़्यादा श्रमिक बिहार और यूपी के ही थे, उन्हें लाना बॉर्डर पे, उन्हें जो है अच्छे तरीके से कंटेनमेंट जोन्स जो होते हैं वो बनाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, और उन्हें जो है बाहर से आने के बाद फैलने ना देना, ये अपने बारे में एक गजब की बेहतरीन व्यवस्था थी। और चीन में अभी, चीन का एक हेबेई शहर है, वहाँ पे लॉकडाउन हो चुका है, उस पर 63 नए केसेज आए हैं कोरोना के नए स्ट्रेन के। यूके पूरा का पूरा लॉकडाउन मोड में चला गया। आपको पता ही होगा कि बोरिस जॉनसन जो हमारे गणतंत्र दिवस के अतिथि थे, विदेशी मेहमान थे, वो इस बार
नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा देश उनका क्राइसिस में है, तो एक प्रधानमंत्री का कहीं दूसरी जगह जाना वो गलत ही है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब राजनीति जो है इस पर शुरू हो जाती है, जब कहा गया कि दो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का एक जो है हमारा वैक्सीन तैयार होता है, और दूसरा जो है भारत बायोटेक लिमिटेड जो है उसका आता है कोवैक्सीन करके। दो वैक्सीन जो है भारत में इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किए जाते हैं। अब आप देखें कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जो है, वो जाहिर सी बात है कि ऑक्सफोर्ड नाम लगा हुआ है, कहाँ से हुआ है, क्या हुआ, ये हम सबको पता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो है वो भारत में विकसित की गई है। उन्होंने, जो हम आगे मैं बताऊंगा कि कितने हजार लोगों के ऊपर ट्रायल किया और एस्ट्राजेनेका ने कितने लोगों पर ट्रायल किया। तब वामपंथी लॉबी जो है, खास करके शुरू करते हैं नेता लोग, और उसके बाद फिर मीडिया उसे घुमाने लगती है। कोरोना पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपने सुना ही होगा कि ये भाजपा वालों का वैक्सीन मैं नहीं लेने वाला, पता नहीं कि वो उसमें क्या दे देंगे, मैं उन पर विश्वास नहीं करता, हमारी सरकार जब आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन बांटेंगे। ये लोग इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं और इन्हें लगता है कि भाजपा बार बार सत्ता में क्यों आ रही है। अपनी मूर्खता जब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक यही होगा। उन्हीं का एक सपाई विधान परिषद का एमएलसी था, उसने जो है बोला कि इससे नपुंसक भी हो सकते हैं लोग, वी नेवर नो, हम नहीं जानते। तुम नहीं जानते हो, तुम अपने अगर दादा का भी नाम नहीं जानते हो या बाप का ही नाम नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन और जानबूझ के ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है, जैसे कि पोलियो के टाइम में की गई थी। एक समुदाय विशेष को कहा गया कि ये साजिश है सरकार की, तुम्हारे बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी जो है ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारे पूरे कम्युनिटी की जनसंख्या कम करने की कोशिश है। उसके बाद भी लगातार दो बूंद जिंदगी की कैंपेन हो या उसके जरिए जो भी है, हमने पोलियो को जो है इरेडिकेट किया। यही मूर्खतापूर्ण बातें पाकिस्तान में हो रही थी और पाकिस्तान में पोलियो ख़त्म करने में काफ़ी समय लग गया है, शायद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। जो भी राशिद अल्वी जो कांग्रेस का नेता है, उसने कहा कि जिस तरह से सरकार जो है अलग एजेंसीज का, ईडी का, इनकम टैक्स का, इन सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो हम कैसे मान लें कि वो जो है वैक्सीन बांटने वाली एजेंसियों का। अब देखिए, एजेंसी वैक्सीन नहीं बांट रही है। अब जैसे क्रोसिन है, पैरासीटामोल है, ये जो टैबलेट है वो एजेंसी नहीं बांटती, वो दुकानों में मिलती है, वो दवाई। तो उसी तरह वैक्सीन भी जो है वो एक दवाई है और मेडिकल स्टोर्स पे मिलेगी या फिर हॉस्पिटल से मिलेगी, और उसको ये लोग कह रहे हैं कि हम कैसे जाने कि उसमें कुछ ऐसा ना हो कि जो ख़तरनाक हो सकता है हमारे विरोधियों के लिए। विरोधियों को जो है वैक्सीन दे दिया जाएगा। उसके बाद शशि थरूर ने कहा कि जल्दबाजी में ये दिया गया और ट्रायल को पूरा नहीं किया गया। इस मुद्दे पे तो आगे मैं बहुत विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। जयराम रमेश ने कहा है कि कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल को, जो इंटरनेशनल मानक स्टैंडर्ड्स हैं, उसको जो है मोल्ड किया गया, मॉडिफाई किया गया, ताकि उसे किसी भी तरह से दे दी जाए अनुमति इस्तेमाल की। विशुद्ध झूठ है। अब जब इस तरह की एक स्लैंडर कैंपेन चलने लगा एक भारतीय कंपनी के बारे में, तो फिर उनके एमडी को, जो कृष्णा एला है भारत बायोटेक के एमडी, उन्हें आना पड़ता है सामने और तब वो एक एक करके सारी बातें बताते हैं कि कैसे एक भारतीय कंपनी को नीचा दिखाने के और राइट ऑफ करने के, डिसमिस करने का एक ये कैंपेन चल रहा है। और उन्होंने तब बताया, सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनके पूरे परिवार में कोई भी नेता नहीं है, राजनीतिक पार्टी से कहीं भी नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि भारतीय कंपनियों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति रही है और यहाँ पे इमरजेंसी में जो लाइसेंस दिया गया है यूज के लिए, वो बहुत ही एक सामान्य प्रक्रिया है। इमरजेंसी में कब हम देते हैं लाइसेंस, और उसमें बोला गया कि एफिकेसी डेटा जो है वो नहीं। एफिकेसी डेटा क्या होता है? एफिकेसी डेटा होता है कि इस वैक्सीन का प्रभाव जो है वो कैसा रहेगा, कब तक रहेगा, इस तरह की चीज़ होती है। और दूसरा, जब वैक्सीन डेवलप होता है तो उसके लिए इम्यूनाइजेशन डेटा होता है कि ये जो है सही कितने लोगों को कर रही है, इम्यून कितने लोगों को बना रही है और कितने समय तक के लिए बना रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपके पास ये प्रूव करने के लिए हो कि हमने इतने लोगों पर ट्रायल किया है, वॉलंटियर्स थे,
लगभग 22,500 लोगों पे कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ है और उसमें से आधा दिया जाता है प्लेसिबो। प्लेसिबो होता है कि आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो पानी है या जो भी है, वो हो सकता है अगर गोली होती है तो गोली अगर होगी तो वो सिर्फ चीनी का एक शुगर का टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक प्लेसिबो होता है और एक होता है एक्चुअल में दवा। फिर रिकॉर्ड देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि प्लेसिबो वाले भी ठीक हो रहे हैं, ये भी ठीक हो रहे हैं या दोनों को नुकसान हो रहा है। फिर ये एक तरीका है इवेलुएट करने का, ताकि आपका रिजल्ट बायस्ड ना हो किसी तरह से। तो उसमें ये देखा जाता है कि जितने लोगों को दिया गया वो सेफ है कि नहीं। सबसे पहली आवश्यकता होती है बायो सेफ्टी, उसको बोला जाता है BS। बायो सेफ्टी का लेवल होता है 1, 2 और 3 होता है। उसमें BS3 जो है, BSL-3, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्शन की क्षमता सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन जिसने बनाई है भारत बायोटेक के पास है। पूरे दुनिया में US, चाइना, जापान, UK किसी के पास नहीं, सिर्फ एक कंपनी बना सकती है और वो किसी भी वैश्विक महामारी में तुरंत जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए कैपेबल है। कुछ लोग ये भी उठा रहे थे सवाल कि क्या हमारे पास उतने डोज तैयार करने की कैपेसिटी है। तो जो बात आप नहीं जानते हैं उसके बेस पे जो है मिस इन्फॉर्मेशन तो कम से कम मत फैलाइए। तो एफिकेसी डेटा होता है कि लंबे समय तक इसका प्रभाव कब तक रहेगा या जो भी है। इमरजेंसी यूज में क्यों अलाउ करते हैं बिना एफिकेसी डेटा को देखते हुए। और यही बात भारत के टॉप वायरोलॉजिस्ट जो जैकब जोन हैं, जो वो जो हैं ICMR जो है उसी के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, तो उन्होंने भी यही बात बताया। उन्होंने बताया कि एफिकेसी डेटा लॉन्ग रन में वो कितना प्रभाव करेगा ये अलग बात है। चीन ने, रूस ने एफिकेसी डेटा को इग्नोर किया। इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डायरेक्ट जिन्हें टच में जाना ही है कोविड पेशेंट्स के, तो उनको हम बचाएंगे कैसे? तो प्रोटेक्शन अगर आप तुरंत नहीं देते हैं इमरजेंसी में, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। जैसे कि एस्ट्राजेनेका के मेडिसिन लेने के बाद 2-3 लोगों को ये प्रभाव दिखाया गया कि उनके न्यूरल जो है, उनका जो तंत्रिका तंत्र है उस पर कुछ प्रभाव हो रहा है, लेकिन सबको नहीं वो भी हुआ। हालांकि वो सिर्फ 1600 लोगों पे वो ट्रायल हुआ है, लेकिन फिर भी सिर्फ 3 ही लोगों पे आना बताता है कि हो सकता है कि नर्वस सिस्टम पे दूसरे और भी कारणों से उनको हो सकता है कोई और रोग हो पहले से, उसके कारण जो है एग्रेवेट हो रहा हो, ना कि वैक्सीन के कारण हो रहा। ये सारी बातें भी हैं। तो अगर वो सेफ है पूरी तरह से, तो इमरजेंसी यूज में मान लीजिए कि एफिकेसी उसकी नहीं है उपलब्ध हमारे पास कि ये कितने दिनों तक लोग को पे प्रभाव रहेगा, तो उस स्थिति में ऐसा आम लोगों के लिए अगर हम दे देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि आम लोग अगर मान लीजिए बाजार से वो वैक्सीन खरीद के लगा रहा है और हो सकता है कि उसका प्रभाव जो है मात्र 1 महीने रहे, दोबारा उसको हो सकता है। टीकाकरण जो होता है उसमें यह होता है कि आपके भीतर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है कि दोबारा आपको नहीं हो। जैसे चेचक का टीका लगाते थे तो आगे कभी नहीं होगा, टीबी का आपने लगाया तो आगे कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके भीतर उस वायरस को लेके या उस बैक्टीरिया को लेके आपके भीतर जो है एक इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित हो जाती है। वैक्सीन का यही काम होता है। लेकिन जब इमरजेंसी यूज में हम वैक्सीन के इस्तेमाल की बात करते हैं तो वही भारत बायोटेक के MD जो है कृष्णा एल्ला, वो बताते हैं हमें कि इमरजेंसी यूज में हमारा जो है, हमारा पहला काम होता है कि हम प्रोटेक्शन दे सकते, इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं कि नहीं, बिना किसी तरह के साइड इफेक्ट के। तो कोवैक्सीन जो है वो इस मामले में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेके आई है और उसके लिए डेटा उपलब्ध है। वो बताते हैं कि ट्रायल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 12 और देशों में हुआ है, जिसमें श्रीलंका है, नेपाल है, ब्रिटेन है। अलग अलग जगह के लोगों पे हुआ है जिनकी इम्यूनिटी अलग होती है, सामाजिक संरचना अलग है, उनके खाने पीने का जीवन शैली उनकी अलग है। तो डेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कहीं और पे किया किसी दूसरे देश में और यहाँ पे लाके जो है हम उसके डेटा को अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तक उस तरह की चीज़ नहीं है। तो इम्यूनाइजेशन का डेटा है इनके पास कि इनके वैक्सीन देने के बाद कितनी इम्यूनिटी बढ़ी है या कितनी रही है, क्या उसको दोबारा हो रहा है या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इस तरह की बातें। और उसके बाद रेगुलेटर्स बैठते हैं घंटों और शायद दिनों, ये लगातार इस पे चर्चा होती है एक्सपर्ट्स के बीच में, और तब जाके इस वैक्सीन को जो है अप्रूवल मिलता है। कंपनी के बारे में जब कंपनी पे अटैक होने लगा तो उन्हें बोलना पड़ा कि हम जो है सिर्फ हमारे नाम में भारत बायोटेक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई छोटी मोटी लोकल कंपनी है। 123 देशों में
वैक्सीन बनाती है और वहाँ पे इसका वैक्सीन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी और भारत के लिए गौरव का विषय है कि हमारे पास ऐसी कंपनी हमारे देश में जो वैश्विक स्तर पे दावा करती है कि हमसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी या उस लेवल का BSL 3 के स्तर की प्रोडक्शन फैसिलिटी पूरे दुनिया में कहीं पे नहीं है। डेटा का अभाव और पारदर्शिता की कमी के बारे में बताया गया। तो उन्होंने बताया कि 70 शोध पत्र जो है, रिसर्च पेपर्स अलग अलग और बहुत ही ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स जो होते हैं उनमें छप चुके हैं और इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। जिनको देखना है और जिनको इस बात की समझ है तो वो लोग जाकर देखें। और उसके बाद ही, ऐसा नहीं है कि सरकार में हमने जो है पैसा कमाने के लिए कुछ लोगों को पैसा खिला दिया और जो है अप्रूवल तुरंत ले लिया। ये कोई सड़क नहीं बन रही है, ये करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और उसके लिए अप्रूवल लिया जा रहा है। तो इस पे भी जो जैकब जॉन है उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा तो है नहीं कि 5 लोग बैठे और उन्होंने रेगुलेटर अनुमति देता है लेकिन रेगुलेटर अप्रूवल नहीं देता। अप्रूवल आती है जो कमिटी होती है, एक्सपर्ट्स की कमिटी होती है, वो प्रोज एंड कॉन्स, इसका नकारात्मक असर क्या है, सकारात्मक क्या है, फिर देखते हैं कि इसमें नैतिकता क्या कहती है कि क्या हम एक व्यक्ति को मर जाने दें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वैक्सीन को अप्रूवल देने का सामान्य इस्तेमाल के लिए उसके लिए हमें 1.5 साल चाहिए कम से कम। फिर हमें देखना होता है कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो अभी तक ह्यूमन ट्रायल्स के रिजल्ट आए हैं उसमें ये इफ़ेक्टिव है, उसके प्रभाव को कम करता है या उसको रोकता है, तो हम जान बचाने के लिए दे नहीं सकते हैं क्या, रेस्ट्रिक्टेड यूजेज में। और वो तय कौन करेगा कि किसको मिलना चाहिए? वो सरकार भी तय नहीं करती, वो डॉक्टर तय करेगा। उसमें देखा जाए कि किसको आप प्रायोरिटाइज करते हैं, फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं उनको दें या हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं हमारे, उनको दें, जिनका सबसे पहला कांटेक्ट होता रहता है लगातार, जो पैरामेडिक्स हैं या आपके पुलिसकर्मी हैं जो इन सारी चीज़ों में, पूरे ड्राइव में, पूरे कैंपेन में ये लगातार लगे रहें, तो उनको दिया जाए जिनकी मॉर्बिडिटी है, मतलब वो 50 साल के ऊपर के लोग हैं जिनके मरने के चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं अगर उसको नहीं दिया जाए। तो ये सब जो है अनुमान लगाया जाता है, तौला जाता है इन सब चीज़ों को और उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए या इमरजेंसी यूज के लिए उसको दिया जाता है। जहाँ तक इमरजेंसी यूज की बात है तो कृष्णा एला बताते हैं कि मर्क कंपनी की इबोला की एक वैक्सीन थी, उसमें ह्यूमन ट्रायल हो ही नहीं पाया और शायद अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो लाइबेरिया हो और गिनी हो, दोनों जगहों पे इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी, क्योंकि एक इमरजेंसी थी, लोग मर रहे थे और हमारे पास एफिकेसी डेटा हो या ना हो, अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो हम जो है उसके इमरजेंसी यूज की अनुमति दे सकते हैं। 2 करोड़ डोज तैयार हैं भारत बायोटेक के और उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 हैदराबाद में फैसिलिटी हैं और 1 बेंगलुरु में है और हम 70 करोड़ डोज तुरंत तैयार करने की क्षमता रखते हैं। 70 करोड़ का मतलब आप जानते हैं 700 मिलियन, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसमें 2 अमेरिका जो है एक साथ जो है गायब हो जाएगा। तो ये है प्रोडक्शन कैपेसिटी और आपको गौरव का अनुभव होना चाहिए कि भारत की एक कंपनी विश्व में नेतृत्व कर रही है, सबसे आगे है इस मामले में और वो एक वैक्सीन बना रही है। और बाकी उन्होंने कहा कि लाने ले जाने में लॉजिस्टिक्स की समस्या है, कैसे देंगे, उसके लिए ड्राई रन्स भी हो रहे हैं। 2 जनवरी को शायद जो हुआ है, कई राज्यों के कई जिलों में हुआ है कि किस तरह से दिया जाएगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है और ये लोग भी कैसे वैक्सीन के वायल्स जो हैं वो लगातार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे समय में जबकि जो है मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्टेड है, क्या क्या चीज़ चलाई जा सकती है, इतना मतलब वैक्सीन आ रहा है तो उसका एक रख रखाव का अलग मैनेज करने का तरीका होता है। वहाँ से आएगी, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, इसको भी फिगर आउट करने में समय लगेगा। वैक्सीन शुरुआत में उन्होंने कहा कि थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज होगा तो वो जो है सस्ती होती जाएगी। सरकार ने 1-2 बार कहा भी है कि फ्री में जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उनके लिए फ्री में भी उपलब्ध होगा और खुले बाज़ार में भी वैक्सीन को जब आम लोगों के प्रयोग की अनुमति मिल जाएगी, जब पूरा ह्यूमन ट्रायल और बाकी जो ये अभी इमरजेंसी यूज के लिए है तो उसके लिए सरकार देगी। अब बात करते हैं कि इस पे भारत के जो टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं जैकब जॉन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने क्या कहा है। जब उनसे पूछा गया कि आप ये जो भारत
बायोटेक की कोवैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दिया गया, उस पर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि रेगुलेटर जो है वो अप्रूवल देता है, रेगुलेटर जो है साइन करता है या जो भी है अनाउंस करता है, लेकिन रेगुलेटर अप्रूवल के लिए एक बॉडी को भेजता है, एक कमिटी होती है जो सारे प्रोज एंड कॉन्स, नकारात्मक है सकारात्मक है, जो भी है इसके क्या रिजल्ट हैं, उन्होंने बताया कि जब ये लोग इस तरह से अप्रूवल देते हैं तो वो जानते हैं कि उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है और ये किस तरह से लोगों को प्रभावित करने वाली है, तो उस पर शक करने की उनके पास जो है उस पर शक करने की कोई वजह नहीं है। उसके बाद उन्होंने एफिकेसी डेटा के भी बारे में बताया, जैसा कि मैं अभी उन्हीं को कोट कर रहा था कि उसकी आवश्यकता के चक्कर में अगर आप इमरजेंसी यूज के लिए अलाउ नहीं करेंगे तो जिसको प्रोटेक्शन चाहिए तुरंत उस वायरस से, उसको अगर तुरंत नहीं मिलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर सकता है व्यक्ति। इसलिए भी हमें जल्द से जल्द जिन्हें आवश्यकता है उसके लिए इमरजेंसी में रेस्ट्रिक्टेड यूज़ में जो है हमें दे देना चाहिए। और उसका उन्होंने रूल जो है एक्सप्लेन करते हुए बताया कि नॉर्मल जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सेफ्टी, क्या व्यक्ति सुरक्षित है, क्या उस पर कोई मतलब ऐसा भयावह साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। जैसे रूस के बारे में हमने सुना था कि कुछ लोगों को मतलब यादाश्त पे असर होने लगा था, लोग स्मृति भ्रम होने लगा था, तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। तो क्या इस वैक्सीन से भी वैसा हो रहा है? तो वैसा अगर नहीं हो रहा है या कुछ भी रिकॉर्डेड ऐसा नहीं है कि उनके हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये अफेक्ट कर रहा है बहुत ही गहरे तरीके से, बहुत ही सीरियस तरीके से, गंभीर तरीके से, तो हम जो है इमरजेंसी यूज के लिए और एक कंट्रोल्ड वे में हम उसके इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने ये भी बोला कि उनके पास अगर भारत बायोटेक के पास अगर एफिकेसी डेटा होता तो वो तो पूरा का ही लेते। अगर उन्हें बिजनेस ही करना था और आप लोगों को लग रहा है कि मतलब एक सामान्य लोग के भी नज़रिए से देखें कि अगर उन्हें यही करना होता और लग रहा है लोगों को कि रूल जो है बेंड किए गए हैं उसको परमिशन देने के लिए, तो भारत बायोटेक तो फिर परमिशन 130 करोड़ लोगों के लिए ले लेता। परमिशन उन्हें मिल जाता जब पैसे खिला के कोई बोल रहा है या जल्दीबाजी क्यों दिखाई गई, नंबर 1 दिखना है, तो सामान्य लोगों के यूज के लिए वो वैक्सीन आ जाती। लेकिन इन्होंने इमरजेंसी यूज के लिए ही अप्लाई किया क्योंकि उन्हें भी पता है कि एफिकेसी डेटा उनके पास नहीं है, लेकिन हाँ इम्यूनाइजेशन का डेटा है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का डेटा है कि इस वैक्सीन को लेने के बाद अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसका डेटा है और उसके बेस पे इमरजेंसी यूज की इजाज़त दी गई है। चीन और रूस के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने बिना एफिकेसी डेटा को लिए हुए उन्होंने वैक्सीन जो भी डेवलप किया अपने लोगों को देना शुरू किया। तो उसमें क्योंकि इमरजेंसी में जान बचाना पहली प्राथमिकता है, ना कि ये देखना कि ये कितने दिन तक प्रभाव छोड़ेगी, उसके बाद फिर रिटर्न तो नहीं कर जाएगा। ये एक बेसिक सेफ्टी का गाइडलाइन जो है फॉलो किया जाता है और उसके बाद इमरजेंसी यूजेज के लिए दिया जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट जो है जिन्होंने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाला जो है वो वैक्सीन डेवलप किया और एक और वैक्सीन डेवलप की, तो उनके 2 हैं लेकिन दोनों सेम ही फॉर्मूले सेम ही बेस पे डेवलप हुए। मात्र 1600 लोग उसमें हैं और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो प्लेसिबो जिनको दिया गया, कुछ ऐसे लोग थे जिनको एक्चुअल में एक वैक्सीन दी गई और कुछ ऐसे थे जिसको दूसरी वैक्सीन दी गई। और उन्होंने फिर यूके में भी जो ट्रायल्स हुए उसका भी डेटा लेके कलेक्ट करके और उसके बाद तैयार करके फिर जो है उसके रिजल्ट दिखाए और उसके बाद जो है उनको भी इमरजेंसी यूज की परमिशन मिली। तो भारत ने 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन लिया और उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आप इन दोनों में से किसको लेना जो है, किसको आप जो है कहेंगे कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो उन्होंने बोला कि जाहिर सी बात है कि भारत बायोटेक के पास साढ़े 22,000 लोगों के ऊपर परीक्षण हुए जिसमें साढ़े 11,000 लोग जो है एक्चुअल में उन्होंने वैक्सीन जो है वो लिया है और उसके बाद उस पर किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो उसी को प्रेफर करेंगे। अब जो है वामपंथी इसको लेके क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है कि आप देखेंगे कि एक संस्था का नाम लगातार लिया जा रहा है ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क करके, AIDN। अब चूंकि इसका नाम थोड़ा जो है एक्रोनिम है और फुल फॉर्म अलग होता है, उसमें ड्रग एक्शन नेटवर्क है, तो लोगों को लग रहा है कि आहा ये तो बड़ी जो विलक्षण संस्था होगी, कुछ इसका मतलब अपना बोलबाला होगा और इस तरह की बातें हैं, वैज्ञानिक लोग इसमें बैठते हैं। जी नहीं, ये वर्डप्रेस पे ब्लॉग है, वेबसाइट भी नहीं है इनकी, ये ब्लॉग है। ब्लॉग लिखते हैं और उसको ये लोग इस तरह से वामपंथी दिखा रहे हैं कि
ये जो है इनके पास अपने वैज्ञानिकों की टीम है, उन्होंने स्टडी किया है और उसके बाद ये सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल कौन सा उठा रहा है? वही सवाल कि जल्दबाजी क्यों की गई, ये डेटा क्यों नहीं है। ऐसे शब्द जो आम आदमी की समझ में नहीं आता। एफिकेसी डेटा ही फॉर एग्जांपल आप ले लें तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। या इम्यूनाइजेशन डेटा है, वो सब आदमी को समझ में नहीं आएगा। हेल्थ और इमरजेंसी यूज के लिए क्यों दिया जाता है जल्दी परमिशन, ये बात भी सबको समझ में नहीं आएगी। उनको लगेगा कि नहीं, बिना डेटा के, बिना परीक्षण किए ही ये जो है लोगों को दिया जा रहा है, इसमें कुछ ज़रूर घपला है। और उसमें बात तब घपले की और आ जाती है कि अरे भारत की कंपनी है, वो कैसे मतलब बना सकती है। इनकी कोशिश यह है वामपंथियों की, किसी भी तरह एक भारतीय कंपनी का उत्पाद वैश्विक बाजार में ना जाए। क्यों? फिर पता चलता है कि ये कंपनियां काम कैसे करती हैं। ये कंपनियां उसी तरह से काम करती हैं कि कोई दूसरी कंपनी इसको इतना पैसा दे दे, इन लोगों को, जो वामपंथी गिरोह है भारत में, कि तुम जो है लगातार फलाना जो दूसरा उनका कंपटीटर है जो वैक्सीन बना रहा है उसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा घटिया या नकारात्मकता फैला दो कि लोग उसके वैक्सीन को रिफ्यूज कर दें, ताकि उनका वैक्सीन जो अभी तैयार नहीं है, उनके वैक्सीन को प्राथमिकता मिले और बाजार में उठे। और वो चाहते हैं कि पहले पैनिक क्रिएट हो और उसके बाद हम जो है एक मसीहा के रूप में सामने आए और हमारे पास हम विदेशी हैं, भारत के हैं, तो ऑलरेडी आपको अपने ही देश के लोग जो है वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि लोग ये देखने के लिए तैयार नहीं कि इतने बड़े पॉपुलेशन में मॉर्बिडिटी रेट या फैटेलिटी रेट जो है, मरने वालों की संख्या प्रति 10 लाख व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति, भारत की दुनिया में सबसे कम रही है कोरोना काल में। ये सब डेटा नहीं देखते हैं कि कैसे भारत ने इसको मैनेज किया। तो वो सारा करके एक लॉबिंग ये लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि कोई इनको पैसा दे रहा है ताकि भारत की वैक्सीन जो है वो बाहर नहीं जाए। और भारत की वैक्सीन अगर भारत में जाएगी और बाकी ये जैसा क्लेम कर रहा है 123 देशों तक में इनका बाजार है, वहाँ पे अगर भारत बायोटेक बेचेगा तो न सिर्फ भारत जो सबसे बड़ा मार्केट है, चीन और भारत जो वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, तो वहाँ पे तो एक इनका मार्केट चला गया। उसके बाद अगर ये बाहर के भी देशों में कम दाम पे अगर देने लगेगा तो उनके तो वैश्विक बाजार में भी उनकी जो है आर्थिक क्षति होने वाली है। तो वो बिजनेस के हिसाब से उनके लिए सही नहीं है। इसीलिए भारत का जो अप्रूवल हो गया वो तो पैसा देगा नहीं वामपंथियों को, क्योंकि उनको तो अप्रूवल मिल गया। तो जो पैसा देगा, विदेशी कंपनियां पैसा खिलाएगी, तो उसके खिलाफ में एक जो है कैंपेन क्रिएट करो और जो है अपनी ही देश की कंपनी को उसको नीचा दिखाओ। क्यों भाई? कुछ डॉलर मिल जाएंगे। और फिर तो भारत की छवि का भी सवाल है कि सपेरों का देश है, यहाँ के लोगों को आता ही क्या है। इस तरह के प्रावधान भी जो है वामपंथियों के संविधान में लिखे हुए हैं। तो वो ये ऐसा करने से कैसे रुकेंगे? उसके बाद फिर एक सुर में सारे लोग संगठित होकर किसी फर्जी संस्था का नाम लेके और लगातार जो है उल्टी सीधी बातें करते और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंत में मैं बताना चाहूँगा कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे चलेगी, इस पर भी सरकार ने गाइडलाइंस, निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को और 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों को दिया जाएगा। उसके बाद सरकार किसी को मजबूर नहीं करेगी कि आपको लेना ही है। तो जिन्हें लगता है कि वो नपुंसक हो जाएंगे वो नहीं भी ले सकते हैं। एक ही वैक्सीन लेना होगा आपको, ये नहीं कि आपने कोवैक्सीन ले लिया और फिर जो एस्ट्राजेनेका का उसका भी ले लिया और दोनों मिक्स करके चल रहे। नहीं, एक बार में एक वैक्सीन, और स्टेजेज में होता है कि एक अभी लीजिए, फिर हो सकता है 2 महीने बाद लीजिए। जैसे हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण होता है, वो 1-1 साल के बाद उसमें बूस्टर डोज और इस तरह की व्यवस्थाएं होती है, प्रावधान होते हैं। वो हो गया। कागज़ आपको दिखाना ही पड़ेगा वैक्सीन के लिए, आपको फोटो आईडी दिखानी पड़ेगी। तो जिनके पास कागज़ नहीं है और उनको वैक्सीन चाहिए तो वो कागज़ जो है खोज लें। और कीमत जो है इसकी 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक हो सकती है। और कंपनियों ने कहा है कि वो भारत सरकार को 200 रुपये में बेचेंगे और उसके बाद भारत सरकार हो सकता है कि गरीबों को फ्री में दें, उनकी इच्छा है, या वो राज्य सरकारों को देंगे, राज्य सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी दे। और इस तरह से इम्यूनाइजेशन ड्राइव जो है इसको लेके वो चलेगी। तो दोस्तों, वैक्सीन को लेके जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा था उस पर मेरे हिसाब से ये जानकारी काफ़ी है। और वामपंथियों से बचिए, उनके मिस इन्फॉर्मेशन को चेक कीजिए और इस वीडियो को जितना आप बढ़ा सकते हैं लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वामपंथियों का जो नैरेटिव है कि भारत में वैक्सीन डेवलप हो ही नहीं सकता, भारत सपेरों का देश है, भारत जो है गिरा हुआ है, यहाँ कैसे वैक्सीन डेवलप हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्हें कहीं से पैसा मिल रहा है, फंडिंग उनकी हो रही है ये सब कहने लिखने के लिए। तो इस पे ध्यान दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है।
ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।